नमस्कार। कॉफ़ी होम में मैं एक बार फिर से आया हूँ माहौल क्या है जानने के लिए। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई, तेलंगाना में कांग्रेस की। अभी कयास ये लग रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन किस राज्य में बनेगा। लेकिन यहाँ जहाँ मैं आया हूँ, अंकल को आप पहचान ही रहे होंगे, इनकी हमेशा इच्छा रहती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाए और इनकी इच्छा पर बड़ा और किसी का। एक बात आप बताइए, नहीं सुनिए, देखिए एग्जिट पोल भी गलत हो गए, मेरा भी अनुमान एक स्टेट का गलत हो गया, और तीनों राज्यों में बीजेपी को जो प्रचंड जीत मिली है उसके बाद ये चर्चा चलने लगी है कि अब विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से लड़ने की स्थिति में नहीं है। आपको क्या अभी भी कुछ उम्मीद लग रही है? बिल्कुल लग रही है, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये कांग्रेस और बीजेपी की जीत नहीं है, ये केजरी का ये रोल है सारा। किसका? केजरी का। केजरीवाल? हाँ। अरे तो उनको तो कहीं वोट ही नहीं मिला है। मिला क्या? उसे बेड़ा तो करे उसने किया। 10-10, 20-20, 100 वोट तो मिले होंगे, इतनी की जीत है उनकी। नहीं। कितनी जीत है बताओ मुझे? 200 की, 500 की, 300 की, 700 की, ये जीत है उनकी। आपको लग रहा है कि अगर ये चुनाव तीनों विधानसभा के चुनाव जो है अगर इनने लड़े होते इंडिया गठबंधन बना करके, तो नतीजे कुछ और होते? ना, इंडिया गठबंधन का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ केजरी होया, उधर से वो अखिलेश होया, इन लोगों ने सारा खेल बिगाड़े। तो इंडिया गठबंधन में तो ये सब आ जाते ना। आ जाते, पर नुकसान कांग्रेस को ही पहुंचाना था इन्होंने। लेकिन एक बात बताओ, सीटों का अंतर तो बहुत ज्यादा है अंकल। कहाँ देखो जी, कुछ सीटों पे है अंतर ज्यादा, सारों पे थोड़ी है। अरे 2 गुना सीट पा गए मध्य प्रदेश में, 1.5 गुना आगे। अब ये थोड़ी गलतियां और भी कहीं होंगी। अब तो 2024 में लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मोदी से। नहीं, लड़ेंगे, खूब हिम्मत से लड़ेंगे। आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही। आपकी इच्छा रहती है कि बीजेपी हार जाए, वो पूरी हो ही नहीं पा रही। वो तो हमारी अब भी इच्छा यही है और रहेगी। अच्छा, जब नतीजा आया जिस दिन तीनों, उस दिन खाना वाना खाया आपने? बिल्कुल खाया। ये थोड़ी है अभी खाना ही छोड़ दें हम। अरे सदमा लगता है आदमी नहीं जी नहीं, सदमा क्या मतलब है? हा? सदमा नहीं लगता। जमीन बची नहीं कांग्रेस की तो जमीन बची नहीं। कांग्रेस धरातल से खत्म हो गए, ये आपस में लड़ गए। ये एनडीए जो घमंडिया है, ये आपस में एक दूसरे को हराने के लिए बात कहिए, आंकड़े जो आ रहे हैं नहीं, उसके हिसाब से तो कांग्रेस को वोट कह रहे हैं, देखो कितना मिला, 4 करोड़ परसेंटेज बढ़ी है। लेकिन आपस में ये लोग आपस में लड़ गए एक दूसरे को हराने के चक्कर में। अखिलेश कहते हैं कांग्रेस को हराओ, कांग्रेस कहती है उसको हराओ। आम आदमी पार्टी की जमानत खत्म हो गई सभी जगह। और पायलट कहते हैं गहलोत को हराओ, गहलोत कहते हैं पायलट को हराओ। ये आपस में एक दूसरे लड़ रहे हैं। और इसमें आज हिंदुस्तान में हिंदुत्व की जीत हुई है, मोदी की गारंटी की जीत हुई है, मोदी मैजिक की जीत हुई है। मोदी जी जो कहते हैं वो 100% करते हैं। और ये शिवराज सिंह चौहान तो जो कर रहे हैं वो एकदम डिफरेंट है। लोगों के मन तक बस गए, महिलाओं के घर तक, चूल्हे तक पहुंच गए। ये जीत शिवराज जी की है कि मोदी जी की? मोदी जी शिवराज जी के दोनों की है। और वहाँ छत्तीसगढ़ में भी सबकी मोदी जी की है। जो हाँ हमारी पार्टी के कार्यकर्ता धरातल पे हैं, धरातल पर जो हमारी पार्टी, आप बीजेपी के हैं क्या? यस सर। नहीं, बीजेपी का मैं कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता होता है और जो अच्छा काम करता है, और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। 15 लाख उन्होंने नहीं दिए, लेकिन 15 लाख की जगह पे इतनी सारी खुशियाँ दी है, इतनी सारी स्कीम दिए हैं जिसका कोई चर्चा ही नहीं है। एक मिनट यार, रुकिए। एक बात बताइए, आपको प्रधानमंत्री मोदी के कौन से काम सबसे अच्छे लगे? एक तो वो हमें अपना परिवार समझते हैं, हमें अपना समझते हैं। उन्होंने उज्ज्वला योजना दिया, फिर आपको घर दिया, और ऐसे बहुत सारी, हर एक का अकाउंट खुलवाया। जन औषधालय जो
इतने महंगे औषधि आते थे। मैं अभी लाई थी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ 125 रुपए की, वो मैं अभी 13 रुपए की लाई हूँ। आप बताइए कि मैं क्यों ना बोलूँ मोदी मैजिक। मोदी जी मैजिक है, मोदी जी मैजिक किए हैं लोगों के साथ कि आज लोग धड़ाधड़ के। मोदी जी लोगों के दिल तक बस गए हैं। किस प्रदेश के हैं? हम बिहार के हैं, लेकिन दिल्ली में हम जो है राष्ट्रीय सचिव है पूर्वीय जन कल्याण परिषद के। ये क्या चीज है? ये पूर्वीय जन कल्याण परिषद पूर्वांचल के लोगों के विकास के लिए जो आवाज उठाती है, यहाँ के जो बिहार में कहाँ से हैं आप? मुंगेर से है। वहाँ तो बीजेपी का हालत खराब है। कहाँ हालत खराब है? क्या विधायक है? अभी देख लीजिएगा, क्या विधायक है? मुंगेर से विधायक आज के डेट में जो है भाजपा की है, और हर जिले में 4 विधायक हमारी भाजपा से है, और हर जगह अब देख लीजिएगा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत जगह जो है जमानत जब्त। कोई चांस नहीं है दिल्ली में। देखिए भाई साहब, अगर बीजेपी के तो आप चिल्ला चिल्ली नहीं है भाई साहब, हमें फ्री नहीं अरे चाहिए। भाई चिल्ला चिल्ली नहीं। लाडली योजना में आपने क्या दिया है? आप जो फ्री बीज दे रहे हैं उसके लिए तो आप कहते हैं नहीं जी हम नहीं दे रहे, और दूसरा दे दे तो फ्री बीज है। देखिए बात सुनिए, आपने वहाँ पर लाडली योजना चलाई तो यहाँ पर बसें चल रही औरतों के लिए फ्री, कोई है देने वाला? उनको कम से कम जो है बिजली भी दे रहे हैं, घर भी दे रहे हैं, सब कुछ केजरीवाल की वजह से। आज सारे देश में कोई पार्टी नहीं है जो केजरीवाल साहब से लड़ सके। एक मिनट, अब आपको इसमें बहस नहीं करना, मैं बात कर लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल ने पंजाब और दिल्ली का मॉडल देके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान हर जगह अपने कैंडिडेट लड़ाए, हर जगह वो प्रचार के लिए गए भी। उन्होंने दिल्ली की स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को हाईलाइट कर वहाँ वोट पाने की कोशिश की। सब जगह उनके जमानत जब्त हो गई ज़्यादातर जगह। तो आपको लगता नहीं है कि ये जो दिल्ली का लॉलीपॉप दे करके बिजली और पानी, ये दिल्ली के बाहर पंजाब तो चल गया, लेकिन अब केजरीवाल की राजनीति के सिमटने के दिन आ रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। लोग जो है तजुर्बा आहिस्ता आहिस्ता उनको होता है। अब आप देखिए ना, ओबीसी की काउंटिंग के लिए आप कह रहे हैं कि जो है लोगों ने वोट नहीं किया, बिल्कुल किया है। उनको आहिस्ता आहिस्ता देखे, कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से नहीं आ रही है। कांग्रेस जो है कम से कम अपनी इज्जत सम्मान तो बचाया है ना उसने। जब अगर पहले इलेक्शन होते थे तो कांग्रेस बिल्कुल वाइप आउट हो जाती थी, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो ऐसा नहीं होगा। अच्छा एक बात आप बताइए, 2024 के लिए अभी जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही, आपको लग रहा है कि जो मोरल इस वक्त विपक्ष का है, जहां उनका आत्मविश्वास या उत्साह जहां पहुंच चुका है, एक मिनट, आप जो है उसके बाद से विपक्ष के उठने की कोई उम्मीद दिखाई दे रही है? सर बिल्कुल जरूर दिखाई दे रही है। जो आदमी गिरेगा नहीं वो उठेगा क्या? एक जो भीड़ में सबसे मोटा आदमी पीछे होता है और उसके पीछे कुत्ता लगा तो वो सबसे आगे फर्स्ट आता है, तो ये तो बहुत जरूरी है। गिरना, दांत उखड़ने जो है इनका, तभी तो एकता आएगी। जब तक आप बताएं। 2024 में 405 क्या बताऊं मैं? अरे उस दिन तो कह रहे थे कि आप ही थे ना जो कह रहे थे कि 3 राज्य। बात है कि जब ये धोखाधड़ी चलेगा, क्या धोखाधड़ी? ये जिसका लाठी उसी का भैंस है। और मान लीजिए कि आप दादागिरी चल गए अफसरों पे, या आपका डिबेट मैंने देखा, आपने जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान आपने चलाया, उसमें आप ही ने खुद कहा, कहिएगा तो निकाल दूंगा, कि कांग्रेस आ रही है। आपका डिबेट मैंने भी देखा कि मैंने बोला कि कांग्रेस आ रही है, पांचों राज्य से भाजपा जा रही है। और जब अधिकारी का आपने खरीद लिया, आपने जो क्या नाम है उसका, बैलेट पेपर जो है आपने खोल कर उसको चेंज कर दिया, तो ये धोखाधड़ी नहीं है तो क्या है? ये जब तक ये रहेगी। एक मिनट, आप जो कह रहे हैं मेरे बारे में, तो मैंने सिर्फ 3 राज्यों में, मेरी वो आदत नहीं है कि मैं स्टूडियो में या ऐसे बैठ करके बिना गए, मैं 3 राज्यों में गया। मैं गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अब मैं मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। मैंने क्लियर कट, मेरे वीडियोस हैं उसको आप देखें, मैंने क्लियर कट कहा राजस्थान में बीजेपी आएगी, तेलंगाना में कांग्रेस आएगी, मध्य प्रदेश में मुझे लगता है क्लोज फाइट है, लेकिन 118 से कांग्रेस पार्टी शुरू करके 130 तक जा सकती है। लेकिन वो बिल्कुल उल्टा हुआ, छत्तीसगढ़ में सारे एग्जिट पोल गलत हो गए और बीजेपी जीत गई। एक होता है प्रेडिक्शन, एक होता है आकलन, जो चर्चा के आधार पर, लोगों से बातचीत के आधार पे या वोट देने वाले लोगों से निकलने के आधार पर किया जाता है। एग्जिट पोल्स लोग करते हैं, हम लोग भी आकलन लगाते हैं। और एक होता है रिजल्ट। भाई प्रेडिक्शन गलत सही हो सकता है,
लेकिन रिजल्ट जब आता है तब आपको उसके कारणों पे जाना पड़ता है। आप उसको सोचते हैं, आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप ये भूल जा रहे हैं कि उसी ईवीएम ने बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस को वोट अगर पूरे राज्यों में मिला दिया जाए तो आप देखिए जो आंकड़े आ रहे हैं वो किस तरीके के आ रहे हैं, तो ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि ईवीएम ने वोट कांग्रेस को दिए हैं, लेकिन वो वोट जिताने के लिए काफ़ी नहीं थे। और सबसे बड़ी बात जो इस चुनाव में देखी जा रही है कि बीजेपी जिन सरकारों में राज में है उसमें वापस आ रही है और कांग्रेस जहां राज में है वहां से गायब हो जा रही। देखिए, ये कांग्रेस ये भाजपा जिसको चाहती है उसको जिताती है, और जिसको नहीं चाहती है तेलंगाना उनको दे दिया कांग्रेस को, और आपने 3 राज्य आपने ले लिया। ये मोदी जी के पास मुमकिन है, ये जिसको चाहेंगे ना कि आप ये जीत जाओ, वो जीत जाएगा। देखिए, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप जो है हमेशा दूसरों पे जो है ब्लेम लगा दोगे। और दूसरी बात ये है कि एक दूसरे को ये कहते रहे कि ये उसकी बी टीम है, ये उसकी ए टीम है, ये गलत है। और आप ये ईवीएम पे जो बात कर रहे हैं उस पर कोई भी सहमति नहीं, जब तक हमारे सामने कोई सबूत नहीं है, कोई चीज़ सामने नहीं आती है, तो ऐसे नहीं कह सकते। आपका क्या मानना है? तो भाई ईवीएम को दोष देना तो अभी हम बचकाना मामला है, क्योंकि ईवीएम को तो वैसे भी कांग्रेस ही लेके आई थी। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी अरे सुनिए यार, अटल अडवाणी जी ने भी, और उन्होंने क्या नाम है अपने सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी विरोध किया था इस चीज़ का। ईवीएम यहाँ मैटर नहीं कर रहा, मैटर कर रहा है कि रिजल्ट आ गए हैं, सब कुछ हो गया है, 2-3 दिन पुरानी बात हो गई है। बात यह है कि जिस तरीके का परिणाम आए हैं और जिस प्रकार का वोटिंग परसेंटेज आया है, ये परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के लिए चिंता का विषय बन गया है। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, अरे सुन लो ना, अब भारतीय जनता पार्टी के एक बात मैं बता दूं, एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत नहीं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, बहुत आदर पूर्वक मैं एक बात बता दूं। ये जो मुर्गा लड़ाने वाली डिबेट होती है जिसमें एक आदमी बोलता है दूसरा पीछे से बोलता है, मैं इसका बहुत विरोधी हूँ और ऐसे लोगों से मैं बात करने से परहेज करता हूँ। मैं सबको ये मौका देता हूँ, बराबर मौका, कि सब अपने मन की बात कहें और मैं उनसे कन्वर्सेशन, न कि आप उसमें करें। मुझे बात करने दें, अगर आपको बात करना आप बोलिएगा। हाँ, आप सुनिए, हर लाइन पे टोकना ये स्टूडियो में अच्छा माना जाता है, हमारे कार्यक्रम में नहीं। सर, 3 चुनाव के रिजल्ट पिछले लास्ट टाइम भी आए थे, उसमें कांग्रेस जीती थी। लेकिन जब लोकसभा 2018 में जब लोकसभा आया तो स्वीप कर गई बीजेपी। केवल 3 सीट ऐसी थी जो उनको नहीं मिल पाई, 2 छत्तीसगढ़ से और 1 राजस्थान से, बस बाकी तो सब बीजेपी लेके। राजस्थान से सब जीत गई, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से बस 3 सीटें थी। अब तो बीजेपी क्या ये 3 सीटें भी 2024 में ले सकेगी, नंबर 1। लेकिन जिस प्रकार का वोट और परसेंटेज आया है, मान लो बीजेपी को मिला है 44 कहीं किसी राज्य में, तो कांग्रेस को 42% वोट पड़ा है, किसी राज्य में उन्हें 49 पड़ा है, तो किसी राज्य में उन्हें 48 या समथिंग पड़ा है। अब कांग्रेस यहाँ अकेली लड़ी है ना, कोई अलायंस नहीं। अब इंडिया गठबंधन की बात ही नहीं कर रहे हम लोग। बीजेपी क्या 2019 को दोहरा पाएगी? अगर नहीं दोहरा पाएगी तो जो इस प्रकार का वोट और परसेंटेज हुआ है, इसी के आधार पर अगर हम आंकलन कर दें, समीक्षा कर दें, तो 19 सीट बीजेपी आज भी लूज कर रही है। 19 सीट। अगर ये मैं बता दूं दर्शकों को, एक आंकड़ा ऐसा आया है कि अगर जो विधानसभा में चुनाव मत प्रतिशत है और विधानसभा चुनाव में जैसा वोटिंग परसेंटेज और अलग अलग इलाकों में जैसे वोट पड़े हैं, अगर इसको लोकसभा चुनाव में कन्वर्ट किया जाए तो राजस्थान का मैंने देखा, कहीं पढ़ा कि राजस्थान में 25 सीटें जो बीजेपी को आई थी 2024 के लोकसभा में, उस हिसाब से 14 लोकसभा आ सकती है और 11 कांग्रेस को जा सकती है। हालांकि ये सब बहुत गणितीय आकलन है, जमीन पर होता कुछ है, आकलन कुछ है। कभी भी चुनाव गुणा भाग गणित से नहीं चलता है। चुनाव की अपने इस बार कांग्रेस अकेली लड़ी है। हम अब इस वक्त अब किसी को दोषारोपण करने की बात नहीं है, जो हो गया हो गया। जरूरत है कि अब नेक्स्ट टाइम अब हम जब लड़ेंगे लोकसभा में,
तो इंडिया लड़ेगा। उस इंडिया के अंदर अगर कांग्रेस उदार बन जाए, वो फ्रंट फुट पे ना खेले, अपने आप के उस अहंकार को हटा दे कि हम बड़ी पार्टी हैं, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा तालमेल बन के सीटों का तालमेल भी हो जाएगा। जिस प्रकार विपक्ष मंच पे इकट्ठा दिखाई देता है, उस प्रकार चुनावी धरातल पर अगर हर कैंडिडेट 50% वोट, एक कैंडिडेट इंडिया का हर क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में लेके उतरेगा, तो मैं समझता हूँ बीजेपी शायद 50 या 60 सीटों पर आके सिमट जाएगी। ये गणित बन रहा है। परंतु अगर उसके बावजूद भी थोड़ा बहुत, जैसे कि बंगाल है, एक दो राज्य और हैं हमारे जहां थोड़ा सा मामला वो पड़ेगा, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आज भी हम कह रहे हैं कि बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिल रही। उसे मेजोरिटी 2019 में भी नहीं मिल रही थी, वो 240 या 45 तक रहते, लेकिन क्योंकि पुलवामा को उन लोगों ने बड़ा अच्छा ढंग से भुना लिया, और बीजेपी की आदत है कि वो राई को पहाड़ बना लेती है। मोदी मैजिक, मोदी मैजिक, कहाँ है मोदी मैजिक? अगर मोदी मैजिक होता तो तेलंगाना भी जीत जाते, मोदी मैजिक होता तो मिजोरम में भी बीजेपी का कोई असर होता, लेकिन कहीं कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्योंकि तकनीकी रूप से कांग्रेस के आंतरिक मामले और कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रीय वहाँ के जो लीडरशिप है, उन लोगों ने एक बात बताइए, भारत की पॉपुलेशन के आधे से ज़्यादा पर, भारत आधे से क्या 60% पॉपुलेशन पर, और भूभाग की दृष्टि से भी करीब 55% भूभाग पर बीजेपी का स्टेट्स में कब्जा है, ठीक है, और देश में जो है ही। अगर आप राजस्थान को, गुजरात को 5 बार जीतने के बाद भी 18 साल सरकार में मध्य प्रदेश में रहने के बाद भी जीतने के बाद, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो कि इतने प्रचंड आत्मविश्वास में थी, उसको ऐसी धूल चटाने के बाद, अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा भयंकर बहुमत के साथ आने के बाद, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद, गुजरात में मैंने आपको बता ही दिया, और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के करीब करीब सारे प्रदेशों में उसकी सरकार है, और हरियाणा में भी दोबारा उसकी सरकार है, तो इसको मोदी मैजिक या बीजेपी का मैजिक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सर, मोदी साउथ में बीजेपी का कभी कुछ नहीं रहा है, तो साउथ को छोड़ के बीजू जनता दल उड़ीसा को छोड़ के, और बिहार में अगर नीतीश कुमार पलटा न खाते तो, और बंगाल में छोड़ के हर जगह बीजेपी। आप बताओ, 2014 के बाद जो इलेक्शन आए, जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, उसके बाद जब असेंबलियों में चुनाव हुए, विधानसभाओं में, राज्यों में, तो 18 राज्य ऐसे थे जहां मोदी कंटिन्यूस सरकार बनाते चले जा रहे थे। मोदी का रथ आ रहा है, मोदी मोदी हो रहा था। लेकिन उसके बाद आप लास्ट टाइम देख लीजिए, 2017 देख लीजिए, 18 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, 20 देख लीजिए, दिल्ली हिमाचल सब देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, मोदी हारे नहीं क्या? ये मोदी मैजिक नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा होता है जिसे बड़े तरीके से भुना लिया जाता है, बोल लिया जाता है, उसको लोग कर रहे हैं। इसमें बीजेपी मार्केटिंग में मास्टर है। अच्छा एक बात आप बताइए, जब एग्जिट पोल आए थे तब इसी टेबल पर हम आए थे, इसको मैं कहता हूँ मोदी विरोधी मेज। इसमें कभी कभी कुछ लोग मिल जाते हैं, जैसे आज मिल गए, नहीं तो ये तो कॉफी हाउस का मोदी विरोधी और बीजेपी विरोधी मेज है ये टेबल। हाँ, ये तो लग रहा है खाना पीना छोड़ दिए। तो ये बताइए, अब कोई उम्मीद बची है? नहीं, उम्मीद अभी तो कुछ नहीं। अभी तो लोकसभा है, और जो लोकसभा में होना है, इनका खेल अब यहीं तक सीमित है बस। इसके बाद में इनके अंतरकला जो लड़ाई थी सचिन पायलट की, उधर कमलनाथ ने जितने भी पर्यवेक्षक और प्रभारी भेजे थे सबको इग्नोर कर दिया था, मुकुल वासनिक से लगा के सुरजेवाला तक, ठीक है। इनकी आपसी लड़ाई की वजह से ये चुनाव हारे हैं, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश का, ना तो ये चुनाव जीतते। अच्छा एक बात बताऊं, मैं अभी किसी नेता, और पहले वो नेता थे, पहले राजनीतिक विचारक थे, बाद में नेता बन गए। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनको कहा कि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस पार्टी कभी लड़ पाएगी? तो उन्होंने कहा देखो यार, ये जो 3 राज्य हैं, अगर ये चुनाव तीनों राज्यों में कांग्रेस नहीं लड़ी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ लड़ रहे थे, राजस्थान में गहलोत लड़ रहे थे, और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में लड़ रहे थे, और इन्होंने कांग्रेस आला कमान की
या कांग्रेस के नेताओं की नहीं मानी। इनकी बातों को नज़रअंदाज किया। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन ने जिन न्यूज़ एंकर्स के बहिष्कार का फैसला किया था, उन एंकर्स में से कुछ एंकर को कमलनाथ ने बुला के इंटरव्यू दिया और इससे ये मैसेज किया कि कमलनाथ अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। सारी व्यवस्था, इंडिया गठबंधन की पहली रैली भोपाल में होनी थी, कमलनाथ ने कह दिया कि वो रैली नहीं करनी है, वो अभी मैं चुनाव में व्यस्त हूँ, मैं चुनाव अकेले लड़ ले रहा हूँ। दिग्विजय सिंह, उन्होंने ही मुझे बताया, गलत बताया ऐसे ही, उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस नेतृत्व से और सबसे बात की थी कि अखिलेश यादव को 5 सीटें देने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, हमें फ़ायदा हो सकता है। कमलनाथ ने कहा अखिलेश वखिलेश की कोई ज़रूरत नहीं है, ये चुनाव मैं लड़ रहा हूँ और जनता लड़ रही है, मुझे आना ही आना। ठीक इसी तरह से अशोक गहलोत के मंत्रियों का टिकट राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेस नेता चाहते थे कि काट दिया जाए क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन अशोक गहलोत पूरे चुनाव को अपने इर्द गिर्द रखना चाहते थे। इसी तरह से भूपेश बघेल ने भी वहां अपने विरोधियों को, लोग ये भी कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव जो मुख्यमंत्री पद के लिए नाराज रहते थे, उनको हरवाने में भी भूपेश बघेल की भूमिका। अब देखिए, साजिश का एंगल मैंने हमेशा कहता हूँ, भारतीय जनमानस बहुत जल्दी पकड़ता है कि क्या क्या है, हर चीज़ में साजिश खोजने। तो आपकी, मैं ये बात कहता हूँ, जीत के माई बाप बहुत होते हैं, हार का कोई नहीं होता। तो आप जब मंथन करते हैं तो जीत के कारण बताते हैं, तो बहुत सारे हैं, हार के भी कारण बहुत सारे हैं। इसको बहुत सिंप्लीफाई कर देना कि कमलनाथ की वजह से हार गए, गहलोत की वजह से हार गए, भूपेश, आपको नहीं लगता? देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि एग्जिट पोल को ये मैनिपुलेट किया गया था, उस दिन भी यही बात कही थी मैंने, उस दिन दूसरी भाषा में अच्छा, एक बात बताइए, एग्जिट पोल अगर मैनिपुलेट हुआ तो मेरे ही न्यूज़ 24 चाणक्य के चैनल ने 151 सीटें मध्य प्रदेश में थी, मैं वहीं पे काम करता हूँ, मैं फील्ड में था, मैंने उसमें कहा कि मुझे नहीं सही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी, और एग्जैक्ट उसका एग्जिट पोल सही हुआ। तो जब वो सही हुआ तो उसे हमें सैल्यूट करना पड़ेगा ना। और अगर राजस्थान में मैंने कहा था, मैंने व्यक्तिगत कहा कि 115 सीटें आएंगी, लकली हो गया, लेकिन कई एग्जिट पोल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में, एग्जिट पोल मैंने अभी पहले ही कहा था प्रेडिक्शन है, आप इसे क्यों सोचते हो कि वो मैनिपुलेशन है? देखिए, मैं ये जो बैलेंस करके चल रहे थे कि या तो इधर हो जाएंगे या उधर हो जाएंगे, अगर जीत जाएंगे तो हम कह देंगे हमने सही दिया, अगर हार जाएंगे तो ये सोचेंगे देखो जी हमने तो लिखा ही था। गलत सही होने को छोड़ दीजिए, अब रिजल्ट आने के बाद एग्जिट पोल की बात करना बेकार है। अब रिजल्ट जो आया है वो ये संकेत देता है, वो ये इशारा देता है कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस शायद नहीं लड़ पाएगी, ममता बनर्जी लड़ ले, अरविंद केजरीवाल लड़ लें, दक्षिण की पार्टियां लड़ लें, लेकिन मोदी से कांग्रेस को अकेले लड़ने में तो दिक्कत है, दूसरों को आगे करके ही लड़ सकती है। ये बिल्कुल आपकी बात जायज़ है, मानता हूँ। जब तक राष्ट्रीय गठबंधन बनेगा और बनेगा नहीं बनेगा इसकी कोई बन जाए तो अच्छा है, लेकिन अभी अरे कल बैठक 6 तारीख को बुलाई है इंडिया गठबंधन की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, नीतीश कुमार की तबीयत खराब है, टीएमसी के कोई फंक्शन की वजह से नहीं आ रही है, और अब देखो अखिलेश यादव का क्या। देखिए, गठबंधन तो हम तो चाहते हैं बने, और जब तक गठबंधन नहीं बनेगा, पूरी तरह मीटिंग नहीं हो जाएगी, जब तक हम कुछ कह नहीं सकते। मीटिंग होने के बाद में तो हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि अब मोदी मैजिक जो चला रहे हैं हवाबाजी में, ये नहीं चलेगा और ना ही था। आप बताइए। हमारा एक ही रास्ता होता है, कैंडिडेट भी हमारा कमल होता है, वर्कर भी हमारा कमल होता है। धरातल पर जितने भी हम लोग लड़ते हैं, सभी के लिए जो धरातल पर जो कार्यकर्ता होते हैं वो सिर्फ कमल के लिए लड़ते हैं, और कमल को जिताना हमारा लक्ष्य होता है। कोई कैंडिडेट को नहीं जिताते हैं, हम सिर्फ कमल को। अच्छा, एक बात बताइए, 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है कि वो कहेगी कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कमल है, आप इसको वोट दीजिए? नहीं, नेतृत्व एक हर चीज के नेतृत्व होते हैं। अभी तक कह रहे थे चेहरा नहीं, अभी तक अगर हम ये कह रहा हूँ कि क्या चेहरा तो वो है, वो तो पहले से ऑलरेडी चले आ रहे हैं, लेकिन हम लोग कमल को मानते हैं और कमल को जानते हैं। तो फिर क्या जरूरत है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर? नरेंद्र मोदी एक दिशा, पूरे वर्ल्ड को दिशा दे रहे हैं, सिर्फ भारत को नहीं।
आज अरे भाई मोदी की गारंटी चाहिए। आज हम 400 पार कर रहे हैं, 400 से ज्यादा। सर मैं एक शब्द में बोलना चाहूँगी सर, जब आम आदमी पार्टी आई थी तो वो कागज लेके कहते थे अरे मेरे पास शीला दीक्षित के खिलाफ इतने सारे कागज है, मैं ये कार्रवाई करूंगा। वो आज तक शीला दीक्षित बेचारी ऊपर चली गई, आज तक वो कागज उन्होंने दिया नहीं। और शीला दीक्षित के जगह जाने के बाद उन्हीं की पार्टियों के साथ जो करप्ट आपको नजर आते थे, आप उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो आपको कौन वोट देगा सर? और मोदी जी आज देश में ही नहीं विदेश की भी राजनीति में। एक बात बताए, एक मिनट, हाँ मैं सुनिए, आप कह रही हैं अरविंद केजरीवाल को पर्चा हिलाते थे। यही भोपाल के कार्यकर्ता सम्मेलन में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3-4 महीने पहले कहा कि 70,000 करोड़ की नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी सिंचाई घोटाले में, और सारे नेताओं जिस पे सीबीआई और ईडी का संबंध था, अजीत पवार, छगन भुजबल, नहीं, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ, सबको ले लिया मंत्रिपरिषद की बैठक में, उनको मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया। इंडिया तो ये वॉशिंग मशीन है? सुनिए, नहीं वॉशिंग मशीन नहीं है। अगर वो जांच होगी, अगर वो करप्ट हुए होगी सजा। अब अगर हो गए, अब होगी, अब अगर हो नहीं, देखिए कानून से बढ़ के कोई नहीं है, कानून से बढ़ के। अब अगर हो गए, आज आम आदमी पार्टी के जो है विधायक वो जेल में है ना। मैं कह रहा हूँ आपको मालूम नहीं होगा मैडम, प्रफुल्ल पटेल की सबूत दीजिए ना, जो विपक्ष वाले ईडी ने संपत्ति अटैच की है, संपत्ति अटैच की है। सर जांच चल, ये कहिए कि जो इधर आ गया वो सही है, उसकी जांच चल रही है। नहीं, इधर आने के मतलब ये नहीं है, आप अगर गलत हैं, आपको हम पार्टी के बेसिस पर लिए हैं, लेकिन आपकी जो करनी है, करतूत है, जो आपने गलत किया है, वो जांच चल रही है। जिस दिन साबित हो जाएगी आपको भी जेल भेज देंगे हम। हमारी पार्टी में भाजपा हूँ, लेकिन मैं आपको भी जेल भेज दूंगा अगर आपने गलत किया है। वो लोग कभी कन्विक्ट नहीं होंगे जब तक ये पार्टी पावर में रहेगी। जब ये जाएगी विपक्ष के पास कुछ नहीं है, वो ऐसे इल्जाम लगाते रहते हैं। जब जीत जाते हैं ईवीएम बहुत अच्छा, खुशी मनाते हैं, ईवीएम तो बहुत अच्छी है, और जब हार जाते ईवीएम खराब, ईवीएम खराब, ईवीएम खराब। ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ। जो हारता है वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ता है। 2009 का लोकसभा लाल कृष्ण आडवाणी जी हारे, देश के पहले नेता हैं जो ईवीएम पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए कैसे अच्छी हो गई? क्यों आप उससे हाथ मिला रहे? वो तो करप्ट पार्टी है। एनसीपी कैसे बीजेपी के लिए अच्छी होगी? तो फिर आप दूसरों को क्यों बोल रहे हैं? ये सब किसी पार्टी, सब पार्टी एक ही है। नहीं मतलब आप खुद नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी चोर नहीं है, बीजेपी चोर नहीं है, बीजेपी अलग है। कौन सी जांच चल रही है? आप जांच बात कर रहे हो। जो आपके पास आ गया वो जो उसकी जांच रुक गई, जब तक गवर्नमेंट जाएगी नहीं तब तक जांच होगी ना। अरे सुनिए, दिल्ली इनको सजा मिलेगी, ये बीजेपी के बरखिलाफ बोल रहे हैं। जीते हुए के बरखिलाफ बोल रहे हो क्या? क्यों? नहीं सब भाई, ये सबको मिलाते हैं, मत अलग करो ना प्लीज। देखो एक बात बताएं, उनकी बात सही है कि जो जीत गया उसकी कम से कम जीत को आप बर्दाश्त करो ना, पचाओ ना। आप चिढ़ रहे हो, अगर आप बेहतर कर सकते हो आप चिढ़ो, किसी की जीत से चिढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? नहीं, बिल्कुल चिढ़ना नहीं चाहिए, उनको वेल विश करना चाहिए। मोदी जिंदाबाद। ईवीएम पर सवाल उठा दिए। जब कश्मीरियों को 370 हटने पे इतनी खुशी हुई तो इन्हें क्यों लग रही है? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं देखिए, मैं तो हमेशा 370 के बारे में कहता हूँ, कोई एक नियम कानून था संविधान में, 70-72 साल चला, उससे कश्मीरियों का कोई भला नहीं हुआ, उनके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। अगर उसको खत्म किया गया तो उसको भी समय देना चाहिए, 5-10 साल बाद। इसके बाद देखा जाएगा कि 370 का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मोदी विरोधी मेज जो कॉफी हाउस में था उस पर चर्चा आपने सुनी, हालांकि वहाँ पर बीजेपी के लोग भी कुछ थे। एक मोदी समर्थक मेज है, यहाँ अलग अलग है, हर विचारधारा के लोग हैं। मैं अब आते आते समझ चुका हूँ कि कहाँ पे कौन बैठता है। तो बीच में अभी वामपंथी नहीं आए हैं, थोड़ा वामपंथी विचारधारा वाले इस रिजल्ट के आने के सदमे में भी अभी दिखाई नहीं दे रहे। तो आपने अभी उधर का माहौल देखा। अब मैं मोदी समर्थक मेज की तरफ आ गया हूँ, जहाँ पर आपको इस नतीजों से गदगद हुए
वो लोग हैं जो तेलंगाना भी भारतीय जनता पार्टी के जीतने की कामना कर रहे थे। क्यों? नहीं, हमने आपसे पहले बोला था कि तेलंगाना जो है वो तेल ले जाना हमारे काम नहीं है, तेल ले जाना सोनिया जी का काम है। वो तेलंगाना भी नहीं बोल पा रही हैं अभी भी। कल तो इंटरव्यू हो रहा था तो वो बोल रहे हैं तेल ले जाना, तो उसने बोला तेल जाना नहीं तेलंगाना, तो मतलब अभी ठीक है जीत गए वो। और वो तो हमने आपसे पहले ही बोला था, हमने ये बोला 3 स्टेट हमारी हैं और चौथी वो है। इसी मैं व्हाट्सएप भी आपको भेजे मैंने कहा वो 59 बता रहे हैं और अब अभी चौथी पैंती भी चल रहे हैं पीछे पीछे। वो तो देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार रुझान तो एक ही जगह से आ रहे हैं, तो किसी चैनल पे आगे किसी चैनल पे पीछे क्यों चल रहा है। बात होता है कि सबके अपने अपने रिपोर्टर होते हैं, जिस आधार पर जो भेजता है उस आधार पे हम करते हैं। दूसरे चैनल में क्या दिखाया जा रहा है उस पे नहीं चलते हैं। और आप देखते हैं ये लास्ट में जाते जाते 1 बजे के बाद सबकी टैली एक सी हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। ठीक बात है आपकी, और बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है। छत्तीसगढ़ में भी देख लो, मतलब अपना ले गए ये जहाँ उम्मीद नहीं थी, हालांकि उम्मीद नहीं थी, लेकिन पहले ये मन से ही वो था कि नहीं ये उठाएंगे ले जाएंगे छत्तीसगढ़ भी, और वो ले लिए छत्तीसगढ़। एमपी में जो आप कह रहे थे कि नहीं कांग्रेस का, वो आप भी बोल रहे थे, लेकिन वो देख लो कि कहाँ मतलब 100। वो तो 2003 में दिग्विजय सिंह के खिलाफ जो जनाक्रोश था, उतनी सीटें मिली थी, करीब करीब एमपी में बीजेपी वहाँ तक पहुँच गई। मैं तो मानता हूँ कि मैं इतना घूमने के बावजूद भी वो पब्लिक मूड आप कभी कभी गेज करने में सफल नहीं हो पाते। या जिन लोगों ने मेरी माइक पर बोला या मैं जिन जगहों पर उतरा, मैं तो ऐसे चलते फिर, हो सकता है कि वो लोग बदलाव के पक्षधर रहे हो, लेकिन जो लोग ज़्यादा इंटीरियर में या दूसरी जगहों पर या महिलाओं में जो बात थी वो इलेक्शन तक आते आते बदल गई, उसमें मैं कोई बड़ी बात नहीं मानता। तो आपको मेरा सवाल ये है, बीजेपी ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था मध्य प्रदेश में इतनी सीटें आ जाएंगी। बीजेपी ने कहीं, हाँ, वो 125-30 के चक्कर में थे, ये आ जाएंगी। बीजेपी भी यही सोच रही थी कि हम बहुमत ज़्यादा पाए तो बहुमत को थोड़ा बहुत क्रॉस कर जाएंगे। छत्तीसगढ़ में तो वो सरेंडर हो चुके थे। नेवर एक्सपेक्टेड। छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट सरेंडर थे वो, लेकिन अब ये जो रेस जो है मोदी 100% जीतेगा 24 में। वही तो मैं कह रहा हूँ, 2000 अगेन, इसको कोई नहीं रोक सकता। वो अब जो लहर चली है ये अब सुनामी में तब्दील होगी, 100% होगी, 100% होगी। कांग्रेस का नो शो होगा। मोर देन 400। लेकिन अब जो एक तरीका है, एक जो बात कही जा रही है कि 48 सीटें पश्चिम बंगाल में, माफ़ कीजिए महाराष्ट्र में 48, 42 पश्चिम बंगाल में, 90, 42 तमिलनाडु में, 40 39 है शायद। तो ये जो करीब करीब 180 सीटों का मामला बन रहा है पश्चिम बंगाल में, साउथ में पूरा, बीजेडी के इलाके में पूरा, और इन जगहों पर तो बीजेपी बहुत कमजोर या साफ सी है। जैसी भी है, he'll get more than 350, more than 350। आपको लग रहा है कि साउथ में भी पाएंगे और बाकी पूरे देश पूरे में 300, more than 350। कोई 400 ले जाए तो बड़ी बात नहीं है। और इसके मतलब यही सब मुद्दे यही हैं, मुद्दे किसी के पास भी नहीं है। इस वक्त मोदी कैश हो रहा है, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं उस पर। उसने काम भी बहुत किया है, फॉरेन पॉलिसी इज टोटली सक्सेसफुल। इतनी सक्सेस कभी नहीं पहले मिली जो इसने ली है। चल रहा है सिक्का उसका। आप क्या कह रहे थे? मैं तो वही कह रहा हूँ कि साउथ में भी, तेलंगाना में भी 8 सीटें ले गए, बड़ी है पार्टी, धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि साउथ में नहीं आ रही है, साउथ में भी आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा उसको। आपका अंकल क्या कहना है? उस दिन जो आप कह रहे थे और आज जो कह रहे हैं उसी बात पे कायम है, एग्जिट पोल के बाद वाला? बिल्कुल, ये देखो ना, एग्जिट पोल तो अब मानने लायक भी नहीं रहा। 60 सीट का डिफरेंस था, एक दे रहा है 140, एक दे रहा है 80। आप बताओ कैसे मान लें हम? थोड़ा सा 5, 10, 15 का तो मान लेते हैं, ऐसे कैसे मान लें? इसका मतलब कैसे किया? या तो ऐसे है जैसे कोई बीजेपी का आदमी है या कांग्रेस का आदमी है, उनके पास चले गए तो उन्होंने तो उनका फेवर करना है। ये हो सकता है कि आपको मेरे को पता थोड़ा अननोन आदमी के पास जाएंगे, आपको ये थोड़ी पता कि ये किस पार्टी का आदमी है। ऐसे भी हो सकता है कि उनके पास उनको। अच्छा, आपका तेलंगाना में 5% आठ थी, अब 14% 9 हो गई,
9% बढ़ गई, 8% बढ़ गई है। बढ़ना ऐसे ही बढ़े, एकदम तो जंप कर नहीं सकते। तो आपको इन नतीजों के बाद 2024 के लिए क्या दिखता है? 24 में उसमें देखना क्या है, ये तो क्लियर दिख रहा है, सबको दिख रहा है, ये तो आपको भी दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, ये इंडिया अलायंस 6 तारीख की बैठक है, अब ये इंडिया अलायंस का कोई मतलब नहीं रहा। अब इंडिया अलायंस अभी इधर उधर भटक रहे हैं, देखो आपके सामने ही है। वो 6 की कल की भी कैंसिल कर दी उसने कि कोई आ नहीं रहा। ममता नहीं आ रही वो। आपका क्या मामला है? मेरा मामला तो सिंपल है, जो हिंदुत्व का मामला है अपना। तो सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुत्व ही है। बिल्कुल, आपको मैंने उस दिन कहा था। आप देखिए राहुल गांधी अपनी रैली में 50,000 लाख 2 लाख बंदा इकट्ठे करता है, चाहे कैसे इकट्ठे करता हो, वो जाके कहता है जी हमने हिंदुत्व को भगाना है, यहाँ से खत्म करना है हिंदुत्व को। ये तो राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा। जी क्यों नहीं कहा सर, बिल्कुल कहा, इन्हें हिंदुत्व को खत्म करना, हिंदूवादी खत्म करने हमने। उसकी बहन कहती है मेरी नाक मेरी दादी से मिलती है, मेरा भाई को पप्पू पप्पू कहते हैं, वो तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ है। ये कोई स्टार कंपेनर हो आप, एक पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी, 150 साल पुरानी पार्टी है, आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो कौन देगा वोट आप? मोदी जी भी कहते हैं मुझे गाली देते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि मुझे ऐसा बोलते हैं, मोदी जी भी बोलते हैं 56 इंच का सीना है। मोदी सर किसी को गाली तो नहीं देते ना, किसी के लिए आप शब्द तो नहीं बोलते मोदी जी। आप एक बात अच्छा, एक बात बताइए, मैं 3 शब्द बोल रहा हूँ, आप बताइएगा किसने कहा था। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, कांग्रेस की विधवा। आप ये बताइए तीनों शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये हमारे मोदी जी ने किया था। तो आप, मैं ये कहता हूँ चुनाव में जो मर्यादाएं, भाषाई मर्यादाएं हैं, वो हर तरफ से टूटती है। यही दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? अभी तो चुनाव भी नहीं हो रहा है। तो छोड़ो, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ से। दिल्ली के मुख्यमंत्री की न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी जमानत जब्त होगी, देखना। और अगले इलेक्शन 2024 में 500 प्लस बीजेपी और अलायंस की आएगी सीटें, आप देख लेना। अरे यार 400 पे रुको, 500 पार। भाई साहब फिर मैंने पिछली बार 400 बोला, प्लस 400 प्लस अलायंस की आई हैं। एक मिनट यार, ये क्या मतलब बीच में? नहीं, इनकी सही कह रहे हैं, जुबान फिसल रही है। कह रहे हैं मैंने 400 प्लस कहा था, 400 प्लस आ गए। अरे 300 प्लस यार, वो इंडिविजुअल आई हैं, अलायंस और 400 के आसपास आई नहीं ना। आई। चलो आपको ज़्यादा मालूम। चलिए ठीक है, आएंगी सर 500 प्लस बीजेपी अलायंस की सीटें 2024। चलिए ठीक है। तो आज बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।